तो हेलो गाइस, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के 1000 प्लस प्रश्नों के मास्टर सीरीज का यह पार्ट 3 है। इसमें हमने शानदार 50 प्रश्नों को आपके लिए सेलेक्ट किया है। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतरीन हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। आपके आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं और गवर्नमेंट की, उन सब में ये क्वेश्चंस आपको 100% कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना में किस पर विचार किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि भारत में जो कैबिनेट मिशन आया था वह 1946 में आया था। क्यों आया था? यह एक संविधान सभा का गठन करना चाहता था, वो संविधान सभा जो भारत का संविधान बनाती। ठीक है। अब देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। इसमें आपको पूछ रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना किस पर विचार किया गया था, है ना। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्यों के संघ। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट पे विचार किया गया था। लेकिन ये 3 ऑप्शन भी आपको जानने हैं। देखिए, महासंघ या फेडरेशन किसे कहते हैं। देखिए, अमेरिका में जो है ना, कि अमेरिका में फेडरेशन है, ठीक है, फेडरल है। वहाँ पे सभी राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं वो एक एग्रीमेंट के साथ एक अपना यूनाइटेड स्टेट कंप्लीट बनाए हैं। ठीक है। कॉन्फेडरेशन ऐसा होता है ना कि ये भी एक तरीके का अग्रीमेंट ही है, लेकिन इसमें कॉन्फेडरेशन में राइट होता है कि लोग, जैसे अगर यूनियन बना हुआ है अमेरिका में बहुत सारे स्टेट का, तो एक स्टेट का राइट होता है कि चाहे तो वो छोड़ के जा सकता है इस कॉन्फेडरेशन को। लेकिन फेडरेशन में ना ही कोई छोड़ के जा सकता है कोई राज्य, और ना ही 2 राज्य आपस में मिल सकते हैं, और ना ही किसी राज्य का विभाजन हो सकता है। वहीं बात करें राज्यों की संघ की, तो जो भारत में है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक राज्य को तोड़ के 2 राज्य बनाया जा सकता है, 2 राज्य को मिला के एक राज्य बनाया जा सकता है, लेकिन कोई भी राज्य को इस यूनियन को छोड़ने का हक नहीं है। इसलिए भारत को राज्यों का संघ भी कहा जाता है। एकात्मक स्वरूप आप जानते हैं कि यूनिटरी जो होता है गवर्नमेंट, जहाँ पे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, उसे एकात्मक स्वरूप कहते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में संघीय फेडरेशन शब्द कहाँ प्रयुक्त हुआ है। तो भारत को जो संविधान है उसमें संघीय फेडरेशन शब्द कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है। क्योंकि भारत जो है वह यूनियन ऑफ स्टेट है, संघीय फेडरेशन नहीं है। ठीक है। संघीय फेडरेशन कौन है? यह है अमेरिका, याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिखित और अलिखित संविधान के बीच प्रमुख अंतर क्या है। ठीक है। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो क्या है। पहला देखिए, आप ऑप्शन देख रहा है कि लिखित संविधान देश में सभी संवैधानिक विधियों का औपचारिक स्रोत है, और अलिखित संविधान औपचारिक स्रोत नहीं है। दूसरा इसमें जो दे रहा है वह है कि लिखित संविधान पूर्णतः बंद, फ्रेंड इसको करेक्ट कर लेंगे, बंद नहीं है, यह संहिता बंद है। ठीक है। क्या है? यह संहिता बंद है, संहिता बंद। ठीक है। तो लिखित संविधान पूर्णतः संहिताबद्ध होता है, जबकि अलिखित संविधान नहीं होता है, संहिताबद्ध नहीं होता है। संहिताबद्ध का मतलब होता है कोडिफाइड, जो लॉ डाले गए हैं उसको कोडिफाइड किया गया हो। तो ये सही है, ऑप्शन बी इसका सही है। क्यों? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल पूरी तरीके से कोडिफाइड होते हैं, सारी चीज़ें डाली होती है लिख के उसमें, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें ये चीज़ें कोडिफाइड नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। 4 ऑप्शन जो दिए हैं उसमें बताने हैं आपको कौन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है ना। भारत कैसा प्रजातंत्र है? यहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म के रूप में यह रिपब्लिक है ना, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है भारत। क्यों? यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वही हमारे पे, हम ही उन्हीं को चुन के भेजते हैं और वही हम पे शासन करते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रेफरेंस में इन 4 ऑप्शन में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ठीक है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। आपको पता है कि भारत का जो संविधान है उसमें बहुत सारे अंश जो है वो दूसरे देश के अंश से प्रभावित होकर उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ उसको हमने अपने संविधान में कोडिफाई किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा है।
तो ये जो हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें स्वतंत्रता, बंधुता और समानता, इन 3 वर्ड्स को जो यूज़ किया, ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से ही इंस्पायर्ड है कौन कौन से वर्ड? तो इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, तो ये तीनों वर्ड जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत आपको पता है एक क्या है? एक रिपब्लिक है। तो इसे मुख्य रूप से क्यों माना जाता है रिपब्लिक? तो इसका जो सही आंसर है ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। फ्रेंड्स, यहाँ राज्य से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार नहीं है रेफरेंस। राज्य का यहाँ पे मतलब हो गया पूरा देश। तो हमारा पूरा देश का जो एक अध्यक्ष है उसका चुनाव होता है। ठीक है, इसलिए यह मुख्य रूप से गणराज्य, इसलिए इसी बेसिस पे हम इसे गणराज्य बोलते हैं और इसी अध्यक्ष को हम ही चुनते हैं और हम ही डिसाइड करते हैं ये अध्यक्ष हम पे किस प्रकार से रूल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू ने। 1924 की बात हुई तो 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही ब्रिटिश सरकार से यह मांगा गया था कि भारत का जो संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संवैधानिक व्यवस्था में उद्देशिका उपयोगी है। ठीक है, सो संवैधानिक व्यवस्था हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अरेंजमेंट है उसमें प्रियम्बल क्यों उपयोगी है? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करता है। आप प्रियम्बल को जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि भारत को किस प्रकार से देखना चाहते थे, जो हमारे संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो भारत को किस रूप में देखना चाहते थे, ये ओवरव्यू आपको एक मिल जाएगा अगर प्रियम्बल को आप पूरे पढ़ते हैं। तो हम भारत के लोग पूरे जब 3 लाइन का 4 लाइन का जो है उसको पढ़ते हैं तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है वो भारत को किस रूप में देखना चाहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में, अभी हमने 1924 देखा, अब 1895 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए 1895 की जब बात आई है तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम की गई थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फैजपुर। 1936 का जो अधिवेशन हुआ था वह फैजपुर में हुआ था और इसी अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग कांग्रेस के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा रखी गई। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए संविधान सभा में कुल 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पे हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का जो चुनाव है वह सीमित मताधिकार के माध्यम से हुआ था। ठीक है, जिसको लिमिटेड फ्रेंचाइजी भी कहते हैं। आपको पता है आज़ादी से पहले या आज़ादी के टाइम तक बहुत वोटिंग राइट जो है सबको प्राप्त नहीं थी। ठीक है, लिमिटेड लोग ही, कुछ वर्ग के लोग ही इसमें वोटिंग कर पाते थे। तो जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें जो मेंबर्स चुने गए थे वो सीमित मताधिकार मतलब लिमिटेड फ्रेंचाइजी के माध्यम से ही चुने गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है देखिए ऑप्शन ए। आप देखिए पहले इसका ऑप्शन सारा पढ़िए कि इसके कुछ हिस्से इतने महत्वपूर्ण है कि उन्हें हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये तो सही है। बी देखिए, मूल अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है, मूल अधिकार का अतिक्रमण करती है सरकार, है ना, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो कि ये बता रहा है कुछ हिस्से, ये कुछ हिस्से ही है वो बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हम डिस्ट्रॉय या उन्हें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत का अर्थ क्या है, तो इसके कुछ हिस्से इतने महत्वपूर्ण है कि उन्हें हम हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है? तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रकृति जो है वो किस प्रकार का है? सर्वोत्तम सबसे उत्तम प्रकृति क्या है कि यह एक
एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक है। देखिए ये फेडरल नॉर्मल टाइम में जो है ना, भारत का जो देखिएगा, भारत वो फेडरल रूप में काम करता है। अलग अलग स्टेट है, अलग अलग सीएम है, अलग अलग गवर्नर है, पंचायती लेवल पे काम है। लेकिन सिचुएशन अगर कुछ सरकमस्टांसेस बदलते हैं तो यह पूरी तरीके से एकात्मक यूनिटरी फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, इसीलिए भारत को बोला जाता है कि एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। ठीक है, यह संघात्मक है लेकिन एकात्मक लक्षणों से युक्त है यह। ठीक है, यूनिटरी फीचर से। तो इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संविधान विशेषताओं में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा? तो संविधान का परिचय कहने वाले थे N.A. पालकीवाला। ठीक है, कौन थे? N.A. पालकीवाला ने ही संविधान प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा था? परिचय कहा था। याद रखेंगे, संविधान का परिचय N.A. पालकीवाला के द्वारा ही कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान सभा का प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ठीक है, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का जो गठन है वह किया गया था 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो भारत में जो कॉलोनियल रूल था उसने किससे कलेक्टर पद को उधार लिया था? उन्होंने इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड से इस पद को उधार लिया था। किस पद को? कलेक्टर पद को। नेक्स्ट प्रश्न है, केशव नंदा भारतीवाद। ठीक है, केशव नंदा भारतीवाद का महत्व इसलिए, तो देखिए केशव नंदा भारती जो केस था, ये सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस पहुंचा था, बहुत ही भारत के संविधान में या भारत के जो इतिहास देश आज़ाद होने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये केस था। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया गया था। तो यह क्यों महत्व रखता है? तो देखिए इसका सही आंसर है बी। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया था। जो भारत में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर किसको डिफाइन किया गया था? केशव नंदा भारती केस से ही। ठीक है, वही मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये कहाँ पे घोषणा किया? या प्रस्तावना में। सेक्युलरिज्म का जो बात किया गया वह प्रस्तावना में किया गया। इसको भी संवैधानिक संशोधन से इस सेक्युलरिज्म वर्ड को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। तो जो भारत को क्या कहा गया हमारे प्रस्तावना में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, सर्व सत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, क्या कहा गया प्रस्तावना में भारत को? सर्व सत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैच दिया गया है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मैच गलत है। ठीक है, तो कौन कौन सा फीचर है जो हमने लिए हैं देश से उसके बारे में है और वहाँ का देश का नाम दिया है। तो देखिए कनाडा का बात है, यूनियन शब्द लिया गया है, अमेरिका से न्यायिक, है ना, उस सब संबंधित लिया गया है, इंग्लैंड से संसदीय व्यवस्था ली गई है, सही है। लेकिन ऑप्शन डी देखिए गलत है ना। ऑप्शन डी गलत क्यों है? देखिए संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से लिया है। याद रखेंगे आप, संशोधन भारतीय संविधान को संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो किससे ली गई है? वह दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का जो विभाजन होता है वो सब लिया गया है। तो इन सब चीज़ों को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी विशेषता प्राचीन भारत की आदर्श वसुधैव कुटुंबकम की ओर ले जाती है? तो संविधान की जो बंधुता, ठीक है, भाईचारा, वसुधैव कुटुंबकम में भी यही कहा जाता है कि पूरा जो संसार है वो हमारा परिवार है, भाई है। ठीक है, तो ये विशेषता किस प्राचीन भारत की आदर्श वाक्य ली? तो बंधुता, फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 26 नवंबर 1949 में संविधान के निम्न में से कौन से प्रावधान लागू हो गए थे? तो 26 नवंबर 1949 की बात करें तो उस समय इन सभी प्रावधानों को भारत के संविधान में लागू कर दिया गया था। क्या क्या थे? नागरिकता संबंधी प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान और संसद के गठन संबंधी प्रावधान। तो इन तीनों प्रावधानों को 1949 26 नवंबर को लागू कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान की प्रस्तावना को किसने राजनीतिक कुंडली कहा है? संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? तो राजनीतिक कुंडली के.एम. मुंशी ने कहा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रारूप समिति था उसके मेंबर भी थे। तो के.एम. मुंशी ने ही संविधान की जो प्रस्तावना प्रियम्बल है उसको क्या कहा है? राजनीतिक कुंडली कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। B.R. अम्बेडकर दूसरी बार संविधान सभा में निर्वाचित हुए। तो भीमराव अम्बेडकर हैं, वह दूसरी बार जो संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी था वो क्या था? तो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी था मुंबई। ठीक है, मुंबई प्रेसिडेंसी से दूसरी बार वो क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व लिए गए? तो भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से कौन कौन से तत्व लिए गए हैं? तो विधि का शासन लिया गया, बिल्कुल लिया गया है। कानून निर्माण की प्रक्रिया ये भी लिया गया है। संसदीय शासन बिल्कुल ये भी लिया गया है। तो उपरोक्त सभी ये तीनों प्रावधान हमने ब्रिटिश संविधान से लिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, इसमें से धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि सच भारत तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक सेक्युलर राज्य है। हमने देखा है अभी प्रियम्बल प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म का जिक्र भी है। तो ये कथन जो है वो गलत है। ठीक है, बाकी जो कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? ठीक है, जो दूसरी बार पुनर्गठन हुआ था फिर से जो संविधान सभा का, तो उसमें देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो उसमें कुल 70 प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि थे? 70 प्रतिनिधि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किस ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? तो संविधान सभा क्या था फ्रेंड्स? दोस्तों देखिए, संविधान सभा वो था जो भारत का संविधान निर्माण करने वाला था। ठीक है, भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला था। तो ये जो संविधान सभा था इसके लिए मेंबर्स चाहिए थे। तो इन मेंबर्स का जो चुनाव अलग अलग तरीके से, हमने आपको पहले क्वेश्चन बताया कि लिमिटेड फ्रेंचाइजी से किया गया था, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि किस जगह से डायरेक्टली, है ना, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था, कहाँ से? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो प्रांतों की जो विधानसभा है वहाँ से जो मेंबर गए थे वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, नॉमिनेट होके इस संविधान सभा के मेंबर बने थे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया? पंथ निरपेक्ष को जो है वह इसका ऑप्शन सी है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको भारत के संविधान में इसको स्थापित किया गया। ठीक है, पंथ निरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो जो भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो फॉर्मेशन हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रावधान लिए गए हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो आया था उसी से मैक्सिमम जो भी जितने भी प्रावधान जो है वो लिए गए हैं। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से मैक्सिमम प्रावधान हमने अपने संविधान में लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त करने का क्या तरीका है? तो देखिए, जन्म से भी प्राप्त किया जा सकता है ना, वंशानुक्रम से भी प्राप्त किया जा सकता है, और देशीयकरण से भी प्राप्त, नेशनलाइजेशन से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तीनों प्रोसेस से हम इंडियन सिटीजनशिप को एक आदमी ग्रहण कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा शर्त है जो नागरिकता अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो ये शर्त फॉलो करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, संपत्ति का स्वामित्व। ठीक है, प्रॉपर्टी ओनर होना कोई जरूरी नहीं है भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद पंजाब में पैदा हुआ व्यक्ति नागरिक होगा। ठीक है, 26 जनवरी, डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद पंजाब में पैदा व्यक्ति जो है वो नागरिक होगा। किस कंडीशन में? कंडीशन एक दे रहा है कि पंजाब का, उसके बाद भारत का, उसके बाद पंजाब का, 18 वर्ष के बाद भारत का, या भारत का। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद पंजाब में पैदा हुआ व्यक्ति क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में निम्नलिखित में से किसके पास नागरिकता के अधिकार के नियामक शक्ति होती है? ठीक है, तो भारत में निम्नलिखित में से किसके पास? तो संसद के पास। ठीक है, किसके पास? नागरिकता संबंधित जो भी अधिकार दिया गया वो किसको दिया गया? संसद को दिया गया। सुधारने का जो भी उसमें कानून बनाई वो संसद ही बनाती है, उसे ही शक्ति प्राप्त है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें सबसे प्रथम 1986 में किया गया था। ठीक है, पहली बार 1986 में इसमें संशोधन किया गया था और कुछ प्रावधानों को जोड़ा और बदला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो जो मूल बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो राज्यों को 4 वर्ग में रखा गया था। ठीक है, 4 प्रकार से 4 वर्ग बना के सभी राज्यों को बांट दिया गया था। एक एक वर्ग में कुछ कुछ राज्य को दिया गया था और 4 में मिला के सारे राज्यों को डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो देखिए, राष्ट्रपति का जो सहमति प्राप्त करना ही होगा। अगर आप राज्य को पुनर्गठन करना चाहते हैं, उसका कुछ भी राज्य से संबंधित आप करना चाहते हैं, उसके ज़मीन को मिलाना, काटना, 2 राज्यों को जोड़ना, 2 राज्यों को बांटना, ये सब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होती है, राष्ट्रपति का सहमति प्राप्त करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन वर्ष 1953 में हुआ था। ठीक है, इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही फेमस एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। पोती रामुलु की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इन्होंने ही इस आंदोलन को तेज किया था और इनकी ही मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था भाषा के आधार पर। फिर उसके बाद कमेटी फैजल अली कमेटी बनी और उसके बाद फिर बहुत से राज्यों का भाषा के आधार पर गठन होना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो पुडुचेरी को सन 1962 में, कब? सन 1962 में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार नए राज्यों को के स्थापना करता है? ठीक है, तो जो संसद है संविधान के किन अनुच्छेद के अनुसार जो न्यू स्टेट है उसका फॉर्मेशन करता है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत ही वो नए राज्यों की स्थापना करता है। कौन? तो संसद के पास ये पावर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की स्थिति को अस्तित्व में कब लाया गया? तो तेलंगाना राज्य को सन 2014 में लाया गया। ठीक है, 2 जून 2014 को अस्तित्व में लाया गया। एक कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है, कभी भी आपको इससे क्वेश्चन कभी भी देखने को मिल सकता है तेलंगाना राज्य के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो अगर आप 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। फिर कुछ कुछ प्रोसेस है जिसके द्वारा दोबारा से आप ले सकते हैं, लेकिन टेम्पररीली आपकी नागरिकता समाप्त। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय होने के बाद भी किन अन्य राज्य ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? ठीक है, तुरंत बहुत सारे आपको पता है कि भारत रजवाड़े जो थे वो भारत अलग होने के बाद, भारत पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद रजवाड़े जो है भारत में मिल गए थे भारतीय संघ में, लेकिन कुछ कुछ ऐसे रजवाड़े थे जो तुरंत अग्री नहीं हुए थे और भारत में शामिल नहीं हुए थे। वो 3 जो शामिल नहीं हुए थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये 3 ऐसे राज्य थे या ये 3 ऐसे रजवाड़े थे जो भारत संघ में शामिल नहीं हुए थे तुरंत। हाँ, बाद में इन तीनों को भी शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन दे रहा है, इसमें से बताना कि कौन सा एक है जो संघ शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, तो हिमाचल प्रदेश को जो है वो राज्य स्टेटहुड कब मिला? तो स्टेटहुड इसे मिला 1971 में। कब मिला? 1971 में हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला। क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं वन लाइनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी, ये थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, साम्राज्ञी से कहते हैं, मतलब क्वीन जो राजा होता है उसका जो स्त्रीलिंग फॉर्म होता है उसे साम्राज्ञी कहते हैं, ठीक है, साम्राज्ञी, रानी, सम्राट का अपोजिट साम्राज्ञी। तो साम्राज्ञी घोषित किसे किया गया था? विक्टोरिया को कब किया गया था? आपको पता है 1858 में, ठीक है। कब किया गया था? 1858 में। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितनी प्रतिनिधि थे? तो देखिए जो पुनर्गठन दोबारा से जो संविधान सभा का गठन किया गया था मुस्लिम लीग के अलग हो जाने के बाद, तो जो अलग अलग प्रांतों हैं उनके लिए कितने सीटों के लिए उनके कितने प्रतिनिधि थे इसमें? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 229, ठीक है। तो विभिन्न प्रांतों के कुल 229 प्रतिनिधि संविधान सभा के हिस्सा बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 50, ये 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मार्लेमेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? देखिए भारत में जो मार्लेमेंटो सुधार था उसका उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। आपको पता है कि मार्लेमेंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, है ना, सांप्रदायिक इलेक्टोरेट का पिता भी कहा जाता है मार्लेमेंटो को। इसका जो सुधार आया था वह 1919 में आया था और इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात की गई थी, ठीक है। तो ये था हमारा मास्टर सीरीज का पार्ट 3 जिसमें हमने बेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को करा। और पिछली बार जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसके जवाब सभी स्टूडेंट्स ने करेक्ट दिए और आप सभी के कमेंट्स के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। आज का क्वेश्चन आपके लिए है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की जो प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, वह किस अनुच्छेद में दी गई है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 368, ऑप्शन बी 370, ऑप्शन सी 378 और ऑप्शन डी 388। तो आपको इसके उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देने हैं। फिर से आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं कि भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वह किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए है 368, ऑप्शन बी है 370, ऑप्शन सी है 378 और ऑप्शन डी है 388। तो आप इसके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।